हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए पेपर टू विज्ञान के लिए सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 38 को डिस्कस करेंगे। भाई प्रीवियस जितनी भी सेट्स हमने डिस्कस किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी पेपर टू विज्ञान के लिए। टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें शिक्षा फॉर नौकरी को, क्योंकि वहाँ PDF मिलेगा और वेरियस अदर लिंक्स मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को इसी तरीके के सेशंस डेली बेसिस पर ज्वाइन करने के लिए। और जितने भी प्रीवियस ईयर के सेक्शन है वो भी आपको आई सेक्शन में मिल जाएंगे, तो ज़रूर से देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। निम्न में से किस में से गर्मी को संवहन की प्रक्रिया से स्थानांतरित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए रूम हीटर, बी फ्रॉम सन टू अर्थ, सी फ्रॉम वन एंड ऑफ ए स्पून टू द अदर एंड व्हेन डिप्ड इन हॉट, एंड डी सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। फटाफट से आंसर करें, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस सेशन को लास्ट तक ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ आएगा, मेरा टीचिंग स्टाइल समझ में आएगा। आई होप अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो बस आपको लास्ट तक वॉच करना है चैनल को, यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बताएं कि भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किस में से गर्मी को संवहन की प्रक्रिया से स्थानांतरित किया जा सकता है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भाई जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये होती है ऑप्शन नंबर डी, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, यानी कि इसको बोलते हैं समुद्री समीर तथा थल समीर। अब इसका क्या मतलब है भाई? तो जितने भी हमारे द्रव और गैस होते हैं जो उनका विस्थापन का कारण होता है वो एक दूसरे के स्थान तक ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि दिन के समय में अगर कोई भी तटीय क्षेत्र है आपके पास और उसके पास पानी की तुलना में पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको बात? कि अगर एक तरफ लैंड है और दूसरी तरफ आपका कोई भी सी ब्रीज है या वाटर बॉडी है, तो गर्मी की जब गर्मी होती है तो उसमें क्या होता है कि दिन के समय में जो पानी होता है वो बाद में गर्म होता है और जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, और इसका अपोजिट होता है नाइट में, कि जो लैंड होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और वाटर जो है देर से ठंडा होता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को यहीं से क्या बोलते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बुक इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग बिहाइंड द बुक, द इमेज ऑफ द बुक विल बी फाउंड बिहाइंड द मिरर एंड इट। एक समतल दर्पण के सामने एक पुस्तक रखी है, पुस्तक के पीछे खड़ा है एक व्यक्ति, इस पुस्तक का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और यह किस तरीके का बनेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है विल बी इरेक्ट एंड नॉट एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जर्वर इज फ्रॉम द मिरर। बी बोलता है भाई विल बी इरेक्ट एंड नॉट एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर। सी बोलता है विल बी वर्चुअल एंड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जर्वर इज फ्रॉम द मिरर। और डी कहता है विल बी इन्वर्टेड एंड नॉट एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जर्वर इज फ्रॉम द मिरर। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। मिरर वाले क्वेश्चन से ज़रूर से आपसे ये टॉपिक डिस्कस किया जाता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बताए भाई कैसा प्रतिबिंब बनेगा ऑब्जर्वर का जो मिरर के सामने खड़ा है? तो देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल राइट है। कैसा बनेगा भाई? वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा और उसी दूरी पर बनेगा जिस दूरी से अवलोकनकर्ता दर्पण से दूर खड़ा हुआ है। मतलब विल बी वर्चुअल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर फ्रॉम मिरर, क्योंकि दर्पण कैसा है भाई? समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर की ये क्वालिटी होती है, वर्चुअल इमेज बनती है, उसमें आभासी इमेज बनती है और सेम डिस्टेंस पर इमेज आपकी क्रिएट होती है। ठीक है, और ये कौन किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं मिरर से वो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर जहाँ पर इमेज बनती है। तो ये क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। मीडियम ए इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक स्थायी है, अधिक स्थान है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन मीडियम ए देन मीडियम बी, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन मीडियम बी देन इन मीडियम ए, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन बोथ ए एंड बी, डी कैन नॉट बी कंपेयर्ड। आंसर करें फटाफट से। मीडियम का क्वेश्चन दिया गया है, माध्यम जिसको हम बोलते हैं, प्रकाश किन किन माध्यम से, डेंसर मीडियम होता है एक, और ठीक है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, तो इसमें से किस तरीके से प्रकाश होकर गुजरता है, तो ये आपको बताना है। स्पीड ऑफ लाइट का क्वेश्चन दिया गया है, तो राइट आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर बी, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर इन मीडियम बी देन इन मीडियम ए। ठीक है भाई, क्यों है भाई मीडियम बी में ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि मीडियम बी जो है कम डेंसर है, ठीक है, मीडियम ए से। मीडियम ए ज़्यादा डेंसर है, यानी कि घन जो उसकी घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है।
और इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो वेलोसिटी होती है किसी भी मीडियम में, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है, वेलोसिटी। यानी कि अगर म्यू क्या है, म्यू अगर आपका ज़्यादा है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। और आप ऐसे समझते हैं वेलोसिटी ज़्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। तो इस स्टेटमेंट को आप ध्यान रखिएगा। म्यू है यहाँ पर डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम ए ज़्यादा है और बी कम है, तो बी कम हुआ तो जो प्रकाश की चाल हो गई वो ज़्यादा हो गई, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी क्लिक किया है। बी क्लिक किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, ए ब्लॉक ऑफ आयरन ड्रॉप्ड इन ए वेसल ऑफ वाटर सिंक टू द बॉटम, दिस इज़ बिकॉज। पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण है। ऑप्शन नंबर ए, द वेसल इज़ नॉट डीप इनफ टू अलाउ द ब्लॉक टू फ्लोट। बी बोलता है द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द ब्लॉक इज लेस देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। सी कहता है वेट ऑफ द ब्लॉक इज लेस देन द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द ब्लॉक। एंड डी बोलता है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक। इजीली आप आंसर कर सकते हैं, कई बार हमने इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ा है। और ये कौन से लॉ पर डिपेंड करता है ये भी ज़रूर बताएं, ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। भाई इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे भी बने रहेंगे, तो वीडियो को ज़रूर, सेशन को लास्ट तक, क्लास को लास्ट तक आपको ज्वाइन करना है, तभी इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो करेक्ट आंसर है, जिन लोगों ने अभी बी ऑप्शन दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही है। द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द ब्लॉक इज लेस देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। क्या बोल रहा है कि पानी के बर्तन में लोहे का खंड डाला जाता है तो वह तल में डूब जाता है। फिर पानी में अगर कोई चीज़ आप डालते हैं वो डूब रही है और ना डूब रही है, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर डूब रही है तो जो वाटर डिस्प्लेस किया जाता है, जो भी खंड आपने डाला है, जो वाटर डिस्प्लेस किया जाता है, तो वो कम होता है वेट ऑफ द ब्लॉक से, ठीक है। यानी कि जो वस्तु आपने पानी में डाली है, अगर उसका वेट और जो उसने पानी हटाया है, विस्थापित किया है पानी में जाने पे, उसके वेट से अगर कम रह गया है तो वाटर में डूब जाएगा, और कम नहीं है तो ब्लॉक ऊपर तैरता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। और ये कौन सा लॉ कहलाता है, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहलाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो जो वेट ऑफ लिक्विड होता है डिस्प्लेस बाय द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तब क्या होता है कि जो बॉडी जो है तैरती रहती है किसी भी चीज़ पे, जो हमारी नाव होती हैं वो इसी प्रिंसिपल पर आधारित होती हैं कि वो जितना उनका वेट होता है वो उसी हिसाब से पानी को विस्थापित कर देती हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। निम्न में से कौन सा एक विद्युत अपघट्य की विशेषता है। इट हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज, इट हैज़ ए नेगेटिव चार्ज, इट कंडक्ट चार्ज विदाउट डिसलोकेटिंग। ऑप्शन डी बोलता है इट फॉर्म्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी कि वैद्युत अपघट्य की एक विशेषता आपको बतानी है। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इट फॉर्म्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये धनायन और ऋणायन बनाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सॉल्यूशन के, वो डिसलोकेट हो जाते हैं, ठीक है, डिसलोकेट हो जाते हैं। और किस में विभाजित हो जाते हैं, आयंस में विभाजित हो जाते हैं, या तो पॉजिटिव आयंस होंगे या फिर नेगेटिव आयंस होंगे। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि वैद्य अपघट्य की क्या विशेषता है। तो इसमें आयंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में यानी कि कन्वर्ट हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इससे आपकी प्रैक्टिस बनती है, इसलिए क्वेश्चन डाला गया है। वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए 78, 88, 68% या फिर 58%। फटाफट से आप लोग आंसर कर दीजिए। भाई देखिए कई बार इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इस तरीके के इजी क्वेश्चन को हमें बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, प्रैक्टिस बना के रखनी है। तो राइट आंसर है हमारे पास, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, 78% जो होती है वो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में आपकी क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा भाई। और नाइट्रोजन कैसी है, नॉन कंबस्टाइल गैस है, और यह इसकी हायर परसेंटेज, सबसे ज़्यादा हायर परसेंटेज में ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, 78%। ध्यान रखना, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 पर। वाटर एंड आइस क्रिस्टल आर इन इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द सिस्टम। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब तंत्र में दाब लगाया जाता है तो पानी और बर्फ के कण सामान्यावस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वाटर चेंज टू वेपर। बी, मोर अमाउंट ऑफ आइस इज फॉर्म्ड। सी, मोर ऑफ आइस बिकेम वाटर। डी, नो इफेक्टिव चेंज अकर्स। आंसर कीजिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं हम।
कि अगर आइस क्रिस्टल होते हैं वो इक्विलिब्रियम पे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उस पर प्रेशर अप्लाइड किया गया है तो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर है, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल सही है। मोर ऑफ आइस बिकेम वाटर, अधिक से अधिक बर्फ़ पानी बनती है। क्लियर है, जब प्रेशर अप्लाइड किया जाता है तो जो आइस होती है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी कि पी जो है इन्वर्सनली, ठीक है, प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली, यानी कि 1 अपॉन वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम है। तो अगर हम प्रेशर अप्लाइड करेंगे ज़्यादा तो वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, और वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम होगा। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है, दाब को बढ़ाया जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। When zinc is plated on steel, the anode is made up of। जब जस्ते को स्टील पर चढ़ाया जाता है तो एनोड किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन, बी जिंक, या सी सिल्वर, या डी नन ऑफ दीज। फटाफट से आंसर कीजिए। अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, चैट में आप लोगों के बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस सेशन अपना कंटिन्यू रखिएगा, और हम वीडियोस को और भी इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, 2 क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे भाई दिन में। तो व्हेन जिंक को प्लेट किया जाता है स्टील पर तो क्या होता है भाई, एनोड जो बना होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी जिंक, यानी कि जस्ते का बना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई, तो स्टील पर जिंक को आप चढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया जाता है, रिड्यूस किया, जिससे कि जो रिड्यूस डिज़ोल्व मेटल कैटायंस हैं, यानी कि जो मेटल पर जितने भी कैटायंस हैं उनको कम करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टेक्निक्स में एनोड इज़ मेड अप ऑफ मेटल टू बी प्लेटेड। क्लियर है भाई, तो एनोड होते हैं वो मेटल के बने होते हैं जो प्लेट किए जाने हैं। तो जिंक इज़ प्लेटेड ऑन स्टील, इसलिए हमें जिंक क्या किया जाता है, स्टील पर प्लेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 9 डिस्कस कर रहे हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज़ फॉलोड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर। निम्न में से कौन सा कानून हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा अनुसरण किया जाता है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, पास्कल लॉ, या बॉयल्स का नियम। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर है कि कौन सा लॉ फॉलोड किया जाता है हाइड्रोलिक प्रेस से। फटाफट आंसर कीजिए। तो देखिए जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं पास्कल लॉ, ठीक है। पास्कल का सिद्धांत जो होता है वो हाइड्रोलिक प्रेस यूटिलाइज करता है, ठीक है। पास्कल लॉ और द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर होता है, इसको हम पास्कल प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। और पास्कल लॉ की बात करें, P इज इक्वल टू रो जी एच, तो ये आपका क्या है, पास्कल लॉ होता है कि पानी के अंदर जो किसी भी बॉडी पर दबाव होता है वो सभी सरफेसेस पर इक्वल अमाउंट में पड़ता है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे थ्योरी क्लासेस में। अभी हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है अपने सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलिक प्रेस का मतलब है कि जो वाटर बॉडी पर चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है तो वो किस लॉ के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, पास्कल लॉ के द्वारा। आगे बढ़ेंगे भी, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। द प्लाज्मा साइंस सोसाइटी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड बाय। बताना है आपको भाई, जो क्वेश्चन है अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो प्लाज्मा साइंस सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो किसके द्वारा फाउंड की गई है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है आपका रोहिणी गोडबोले, बी है बिमला बूटी, सी है अनिकेन अमल, या डी है राजेश्वरी चैटर्जी। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। जो प्लाज्मा साइंस सोसाइटी है किसके द्वारा प्रपोज की गई, तो राइट आंसर है भाई, जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन दिया है ये है बिमला बूटी। नाम ध्यान रखिएगा आप, बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल नाम ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 डिस्कस करते हैं। ग्लिसरॉल इज अ सब्सटेंस फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स। जो ग्लिसरॉल होता है वो इनमें से कौन से फूड आइटम्स में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास पल्सेस, बी है घी, सी है फ्रूट्स, या डी है वेजिटेबल्स। बताइए भाई ग्लिसरॉल जो सब्सटेंस है वो कौन से फूड आइटम्स में पाया जाता है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है ये होता है घी, तो ये घी में क्या पाया जाता है भाई, ग्लिसरॉल पाया जाता है। क्लियर है भाई। और ये कैसा कंपाउंड होता है, ये फैटी फूड कंपाउंड होता है, इनमें फैट्स मौजूद होती है इसलिए इनको फैटी फूड सब्सटेंस बोलते हैं। और ये बैकबोन होते हैं जितने भी हमारे जोड़ होते हैं, या मिल्क हो गया, जैसे क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, तो इनमें बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ ग्लिसरॉल पाया जाता है, ठीक है। तो और ग्लिसरॉल मेनली किस में दिखाई देगा आपको, घी में दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए करेक्ट है।
12 को डिस्कस करते हैं। क्यूनिन यूज टू ट्रीट मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्यूनिन पेड़ के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है जो मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रूट से प्राप्त किया जाता है, लीफ से प्राप्त किया जाता है, फ्लावर से, या फिर बार्क से। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट इसमें आके, पता होने के बावजूद भी। भाई आपने कुनीन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन अब कौन से पार्ट से प्राप्त किया जा रहा है बस आपको ये बताना। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी दिया है, ये होती है बार्क, यानी कि जो छाल होती है ना उससे प्राप्त किया जाता है, बार्क से। और ये फर्स्ट इफेक्टिव वेस्टर्न ट्रीटमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ट्रीटमेंट बोलते हैं मलेरिया का इस्तेमाल करने के लिए। ओके, तो ये 17वीं सेंचुरी में इसको प्रपोज किया गया था, और ये नेचुरली मिलता है। जो बार्क होती है ना, ट्रीज़ की जो छाल होती हैं, तो वहाँ से ये नेचुरल फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन के। पसंद आए तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और टेलीग्राम पर सब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, वहाँ PDF आपको मिलेगा। और सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा पर नौकरी को, CTET 2020 प्रिपरेशन के लिए। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर